ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। आवाज आ रही है मेरी सबको? तो आज हमने पढ़ना है सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन। अब इसके नेम से आप देखो तो इसमें फोर ग्रुप मीन हमारे पास यहाँ पे फोर ग्रुप्स होंगे, ठीक है। टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हमारे पास होंगे और ऐसे ही हमारे पास टू कंट्रोल ग्रुप होंगे। देयर आर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वन, एक को वन का नेम दे देंगे, एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू। इसी तरह हमारे पास टू कंट्रोल ग्रुप होंगे, एक कंट्रोल ग्रुप को हम ग्रुप वन का नेम दे देंगे, दूसरे कंट्रोल ग्रुप को हम टू का नेम दे देंगे। Initially, the investigator randomly assigns subjects to the four groups. अब ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल की ही टाइप है, तो इसमें भी रेंडमाइजेशन से ही वो इन्वेस्टिगेटर असाइन करेगा सब्जेक्ट्स को चारों ग्रुप्स में। Out of the four groups, only experimental group 1 and control group 1 receive the pre-test, followed by the treatment to the experimental group 1 and experimental group 2. ये नेक्स्ट में देख लेते हैं कि ये क्या चीज बता रहे हैं। इसमें फर्स्ट में आप देखो तो रैंडमली असाइन कर दिए गए हैं ग्रुप्स में इंडिविजुअल्स को। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 है, कंट्रोल ग्रुप 1 है, इसी तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 है और कंट्रोल ग्रुप 2 है। पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप 1 है इनका हम प्री टेस्ट करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 और कंट्रोल ग्रुप का हम प्री टेस्ट नहीं करेंगे। फिर हम प्री टेस्ट 1 में करने के बाद हम ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और 2 दोनों को हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप में हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे और लास्ट में हम पोस्ट टेस्ट चारों ग्रुप का चेक कर लेंगे। पीछे भी यही बताया गया है। ये कि ओनली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 एंड कंट्रोल ग्रुप रिसीव प्री टेस्ट करेंगे और इसी तरह ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और एक्सपेरिमेंटल 2 को देंगे। फाइनली ऑल दी फोर ग्रुप्स रिसीव्स पोस्ट टेस्ट और बाद में हम पोस्ट टेस्ट चारों ग्रुप्स का लेंगे, where the effect of dependent variable of the study are observed and comparison is made of the four groups to assess the effect of independent variable on the dependent variable। लास्ट में हम independent variable का dependent variable पे इफेक्ट देख लेंगे चारों ग्रुप्स में। To estimate the amount of change in experimental and control group 2, the average test scores of experimental and control group 1 are used as a baseline। तो जो हमने ग्रुप 1 लिया है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप, इनको हम एज अ बेस लेके चलेंगे और जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 के और कंट्रोल ग्रुप 2 के, तो इसको हम मैच करेंगे अपने ग्रुप 1 के साथ। The Solomon Four Group design is believed to be most prestigious experimental research design because it minimizes the threat to internal and externality। और यहाँ पे जो इंटरनलिटी एक्सटर्नल जो थ्रेट आएंगे वो यहाँ पे हमारे मिनिमाइज हो जाएंगे। मिनिमाइज क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फोर ग्रुप्स दिए और फोर ग्रुप्स में ही हमने रैंडमली असाइन किए हैं सब्जेक्ट्स को, ठीक है। एक दफा दोबारा आप देख लो इसको। इसमें हमारे पास चार ग्रुप्स, चार कैटेगरीज हैं, ग्रुप्स 2 है, ठीक है। नंबर 1 में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आ गया, इसको 1 और कंट्रोल ग्रुप ये हमारे पास ए ग्रुप में आ गए। इस तरह सेकंड ग्रुप हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको 2 का नेम दिया, कंट्रोल ग्रुप 2 को का नेम दे दिया। 1 ग्रुप में हम दोनों का प्री टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी और कंट्रोल ग्रुप का भी, लेकिन ग्रुप 2 में हम एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप का कोई भी प्री टेस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट देंगे, चाहे वो ग्रुप नंबर 1 है या ग्रुप नंबर 2 है, और लास्ट में हम पोस्ट टेस्ट चारों का चेक करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखने के लिए। ये जैसे एक एग्जांपल है, 100 उन्होंने सिलेक्ट की है इंडिविजुअल, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट किए उन्होंने टीचर्स को उन्होंने कोई ट्रेनिंग देनी है, उसके बाद उन्होंने उनसे क्वेश्चनर के थ्रू इवैल्यूएशन देख लेनी है।
तो इस तरह इन्होंने 4 ग्रुप बनाए हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप, जिसमें 25 टीचर्स फर्स्ट ग्रुप में हैं और 25 टीचर्स कंट्रोल ग्रुप में हैं। इसी तरह सेकंड ग्रुप है, उसमें भी 25 टीचर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 में है और 25 टीचर्स कंट्रोल ग्रुप में है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि हम प्री टेस्ट करेंगे पहले ग्रुप में, जिसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप होगा, तो इसमें प्री टेस्ट वो करें फैकल्टी सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चन। यहाँ पे कोई भी उन्हें ट्रेनिंग देने से पहले वो क्वेश्चन चेक करें सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अभी ट्रीटमेंट नहीं दिया। नेक्स्ट में आप देखो तो वो कोई डांस और पीस ट्रेनिंग वर्कशॉप है जो उन्हें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 को दी है। कंट्रोल ग्रुप 1 में आप देखो तो कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 में भी उन्होंने फिर से उसको ट्रेनिंग दी है। और 3 अगर उसमें आप देखो कंट्रोल ग्रुप 2 में तो वहां पे भी कोई ट्रेनिंग नहीं है, मतलब सिंपल सिर्फ उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को ट्रीटमेंट दिया है। और उसके बाद उन्होंने चारों ग्रुप्स में सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चनर के जरिए उन्होंने उस फैकल्टी को टेस्ट लेके जो उन्होंने ट्रेनिंग दी उसका इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। अब रैंडमाइज्ड ब्लॉक में मीन्स कि यहाँ पे जो हम काम करेंगे वो रैंडमाइजेशन करेंगे और हम उसमें ब्लॉक्स बना देंगे। When there are a large number of experimental comparison groups, the randomized block design is used to bring homogeneity among selected different groups. For example, अगर हमारे पास different groups है तो हम क्या करेंगे, blocks बना लेंगे। अब जब blocks बनाएंगे तो एक block के अंदर क्या होगी, homogeneity आ जाएगी, similarity आ जाएगी। This is simple method to reduce the variability among treatment groups by a more homogeneous combination of subjects through randomized block design. ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देते हैं, अगर हमारे पास कॉलेज में 4 क्लासरूम्स हैं तो उन 4 क्लासरूम्स को मैं एज अ ब्लॉक यूज करूंगी। क्लासरूम नंबर 1 को एक ब्लॉक का नेम दे दूंगी, क्लास नंबर 2 को ब्लॉक 2 दे दूंगी, क्लासरूम नंबर 3 को मैं ब्लॉक 3 दे दूंगी, जितने भी आपने ब्लॉक्स बनाने हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमने ब्लॉक्स बनाए उस ब्लॉक्स के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है अब उनमें होमोजेनिटी आ जाएगी, ठीक है। ब्लॉक से बाहर आप देखो तो तब हेट्रोजीनियस होगा, होमोजीनियस में नहीं आएगी। तो वेरिएबिलिटी को खत्म करने के लिए हम ब्लॉक बनाते हैं। For example, a researcher wants to examine the effect of 3 different antihypertensive drugs on patients with hypertension. अब इसमें वो क्या डिफरेंट 3 तरह की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जो उनका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट पे। In this example, to ensure the homogeneity among subjects under treatment, researcher randomly places subjects in homogeneous group blocks. ठीक है, blocks बना देगा like patient with प्राइमरी हाइपरटेंशन, ये ब्लॉक नंबर 1 हो गया। ब्लॉक नंबर 2 हो जाएगा डायबिटिक पेशेंट विद हाइपरटेंशन के साथ है। नंबर 3 को जो जाएगा जो रीनल पेशेंट है लेकिन उनके साथ वो हाइपरटेंशन है। तो ये 3 ब्लॉक्स में आदि 3 ब्लॉक्स में ये डिफरेंट पेशेंट्स हैं जो डिफरेंट डिजीज के साथ है लेकिन उनमें हाइपरटेंशन कॉमन है। किस चीज की समझ नहीं आई गुलेलाल? ये यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या है, ब्लॉक्स बना दिए हैं। टाइप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एबीसी है जो उन्होंने कोई नेम दे दी है ड्रग्स को। 3 डिफरेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का वो इफेक्ट देखना चाह रहे हैं डिफरेंट पेशेंट्स के हाइपरटेंसिव के जो डिफरेंट डिजीज के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 ब्लॉक में लिखा हुआ है पेशेंट विद प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे सारे ए ग्रुप के ही पेशेंट होंगे, ठीक है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। इसी तरह नंबर 2 डायबिटिक पेशेंट है लेकिन साथ उनको हाइपरटेंशन भी है, तो ये ब्लॉक नंबर 2 हो गया। इसी तरह ब्लॉक नंबर 3 में है रीनल पेशेंट है लेकिन साथ उनको वो स्टिल हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए आई जो लिखा हुआ है इसका मतलब ट्रीटमेंट ए दिया गया है ब्लॉक नंबर 1 को, इसी तरह ट्रीटमेंट ए दे दिया गया है ब्लॉक नंबर 2 में, और ट्रीटमेंट ए सेम ट्रीटमेंट दिया गया है ग्रुप नंबर 3 में। इसी तरह डिफरेंट जो बी ट्रीटमेंट है वो इस तरह B1 ब्लॉक में दिया गया है, B2 ब्लॉक में दिया गया और B3 ब्लॉक में दिया गया है। इसी तरह सी आप देखो तो C1 ग्रुप में दिया गया है ब्लॉक में, सी मेडिसिन दे दी गई है 2 ब्लॉक में और सी मेडिसिन दे दी गई है 3 ब्लॉक में। इस तरह एक ब्लॉक के अंदर उन्होंने मेडिसिन का इफेक्ट देखना है।
ब्लॉक्स बना दिए गए हैं, रैंडमाइजेशन इनमें रैंडमली असाइन किए गए सब्जेक्ट्स हो, ठीक है। ब्लॉक्स इसलिए बनाए ताकि इसमें होमोजेनिटी आए, वेरिएबिलिटी इसमें खत्म हो जाए, ताकि हमें क्लियर पता चले कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या है, कोई और इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है क्रॉस ओवर डिजाइन। अब इसके नेम से आप देखो तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, मतलब कुछ हमारे पास जो हम डिजाइन बनाएंगे इसमें हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट जो देंगे उसको क्रॉस ओवर कर लेंगे। जो ग्रुप ए को हम कोई मेडिसिन ए दे रहे हैं तो कुछ टाइम बाद हम उस ग्रुप को मेडिसिन और दे देंगे, या ग्रुप ए को हम बी में चेंज कर देंगे, बी को हम ग्रुप ए में ले जाएंगे। ओके, क्रॉसओवर को हम रिपीट मेयर डिजाइन भी कहते हैं। अब देख लेते हैं इसमें हम करते क्या है। इन दिस डिजाइन सब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू मोर देन वन ट्रीटमेंट, ठीक है। जब हम ग्रुप्स को शफल करेंगे तो इसका मतलब वो ट्रीटमेंट एक से ज्यादा हो जाएंगी वहां पे।
ओके। Okay, so crossover design is considered as an extremely powerful research design. Sometimes it is not effective because when subjects are exposed to two different conditions, the response of second condition may be influenced by their experience in first condition. ठीक है, कहते हैं कि ये एक्सट्रीमली पावरफुल रिसर्च डिजाइन है, लेकिन सम टाइम ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। रीजन क्या है इसकी? जब एक ग्रुप को हम मेडिसिन ए दे रहे होते हैं, उसको हम शफल कर देते हैं ग्रुप बी में, तो हम श्योर नहीं होते कि जो टोटल जो इस पे इफेक्ट है वो ग्रुप बी का है। हो सकता है उसका जो इफेक्ट है रिमेनिंग जो ग्रुप ए में जो उसका इफेक्ट था अभी भी उसमें वो इफेक्ट हो। ठीक है, तो ये भी इन्फ्लुएंस होता है, इस वजह से सम टाइम ये इतना इफेक्टिव भी नहीं होता। आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके, तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी आर comparing the effectiveness of chlorhexidine mouth care protocol on group 1 and saline mouth care protocol on subject of group 2। ठीक है, अब इसमें दो माउथ वॉश हैं जिसमें नंबर 1 है क्लोराहेक्सिडिन और नंबर 2 है सेलाइन। तो उन्होंने क्या कर दिया, ग्रुप्स बना दी थी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 1 में इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को क्लोराहेक्सिडिन माउथ वॉश करवाया और कुछ के को सेलाइन से करवाया। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या किया है, ग्रुप 2 बना के जो नीचे वाले जो जिनको सेलाइन दे रहे थे ग्रुप 1 को उन्होंने शफल कर दिया ग्रुप 2 में। ठीक है, जब क्लोरोहेक्सिडिन ले रहे थे उनको सेलाइन देना शुरू कर दिया, जो सेलाइन ले थे उनको क्लोरोहेक्सिडिन देना शुरू कर दिया। अब इसमें क्रॉसओवर की दो टाइप्स भी होते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है स्लाइड्स में। प्लान क्रॉसओवर डिजाइन और अनप्लान क्रॉसओवर डिजाइन। ठीक है, जो भी हमने ये जो एग्जांपल डिस्कस किया, ये हमारे पास क्या है, प्लान क्रॉसओवर। कि हमने प्लान किया था कि कुछ टाइम के लिए हम उसको क्लोरोहेक्सिडिन देंगे, फिर उसको हम शफल करके उसको सेलाइन देना शुरू कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, प्लान। ये हमने ऑलरेडी प्लान किया होता है कि इतने टाइम के बाद हम उसको ट्रीटमेंट 2 देना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास सेकंड टाइम आती है अनप्लान, इसमें क्या होता है, हमारे हमने प्लान नहीं किया होता, उसको एक्सीडेंटली हम उसको ग्रुप 2 में शफल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं अपेंडिसाइटिस के साथ, ठीक है, तो हमारा प्लान यही था कि हमने उसको मेडिसिन देना है, मेडिसिन से वो क्योर हो जाए, लेकिन एक्सीडेंटल उसका हमें ऑपरेट करना पड़ जाता है। तो ये क्या, हमने उसको क्रॉस ओवर कर दिया। ठीक है, पहले हमने सिंपल उसको मेडिसिन दी थी, लेकिन एक्सीडेंटली या इमरजेंसी हमें उसका ऑपरेट करना पड़ा, तो ये हमने क्या कर दिया, क्रॉस ओवर कर दिया। पहले हम उसको ट्रीटमेंट 1 दे थे और इसको हमने ट्रीटमेंट 2 देना शुरू कर दिया, मेडिसिन की जगह हमने इसकी सर्जरी कर दी। तो ये हमारे पास अनप्लान क्रॉस ओवर हो गया। ठीक है, तो क्रॉस ओवर की हमारे पास दो टाइप्स आ गई, प्लान और अनप्लान। प्लान में हमने प्लान किया था कितने टाइम के बाद हम ग्रुप 1 को ट्रीटमेंट 2 देंगे, और अनप्लान में हमने प्लान नहीं किया था, उसको हमने इमरजेंसी या एक्सीडेंटली उसको ट्रीटमेंट शफल कर देते हैं उसको। नाम से हमारे पास टाइप थी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, वो थी क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एंड टाइम सीरीज डिजाइन।
ओके, अब स्लाइड शो हो रही है। क्वासी का मतलब है रिजेम्बलेंस, ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल हमारा एक्सपेरिमेंटल से मिलता जुलता होता है, लेकिन हम इसमें रैंडमाइजेशन नहीं करते। तो इसमें दो टाइप्स है, नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एंड टाइम सीरीज डिजाइन। Non-randomized control group design, it is also known as the non-equivalent control group design. This design is identical to the pre-test, post-test control group design, except there is no random assignment of subjects in experimental and कंट्रोल ग्रुप। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन की तरह ही है, इसमें रैंडमाइजेशन हम नहीं करते। ये ठीक है, इसमें हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोनों भी करेंगे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में, लेकिन यहाँ पे टोटली हम रैंडमाइजेशन नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी रैंडमाइजेशन नहीं करते और कंट्रोल ग्रुप में भी नहीं करते। इन दिस डिजाइन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर सिलेक्टेड विदाउट रैंडमाइजेशन, ठीक है, विदाउट रैंडमाइजेशन हम सिलेक्ट करते हैं। Dependent variables are observed in experimental as well as control groups before the intervention. तो हम dependent variable को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल है या कंट्रोल ग्रुप हो, बिफोर इंटरवेंशन देने से पहले। Later, the experimental group receive treatment, and after that, post-test observation of dependent variable is carried out for both the groups to assess the effect of treatment on experimental group. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ही सिंपल हम सिर्फ ट्रीटमेंट देंगे, कंट्रोल ग्रुप में नहीं देंगे, और लास्ट में हम पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों का देख लेंगे इफेक्ट देखने के लिए ट्रीटमेंट का। क्या यहाँ पे एक्सपोज ग्रुप है और सेकंड हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है कि हम कंट्रोल ग्रुप में ले लें या ना लें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटली रैंडमाइजेशन नहीं होती। तो एक्सपोज ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों को हम प्री टेस्ट पहले देख लें या कर लें, फिर हम सिंपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही ट्रीटमेंट देंगे और लास्ट में हम पोस्ट टेस्ट दोनों का देख लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखने के लिए। ठीक है, लास्ट जो उसकी टाइप्स है बहुत एक्सपेरिमेंटल की, वो है टाइम सीरीज डिजाइन। अगर आप इसके नेम से देखो तो आपको इसमें पता चलेगा कि ऐसा हमने डिजाइन लेना है जिसको हमने कुछ टाइम्स के लिए फॉलो अप करना है, ठीक है, कुछ कुछ टाइम्स के बाद हमने इसकी फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशन को नोट करना है, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा डिजाइन चलेगा। टाइम सीरीज डिजाइन इज यूजफुल व्हेन द रिसर्चर इंटेंड टू मेजर द इफेक्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, किसी भी मेडिसिन का इफेक्ट लॉन्ग टाइम पीरियड देखने के लिए वो टाइम सीरीज डिजाइन को सिलेक्ट करता है।
The researcher would to continue to administer the medicine and measure the effect a number of times during course of experiment। ठीक है, कोई मेडिसिन को हमने किसी भी ग्रुप को दिया तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ टाइम के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे डिजाइन में तो ये तो क्या है, फर्स्ट में उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उन्होंने डाटा कलेक्ट किए। फॉर एग्जाम्पल 2 डेज या 3 डेज कोई भी उन्होंने मेंशन कर लिया, तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने एक दिन में डाटा कलेक्ट किया, कुछ टाइम के बाद फिर उन्होंने दोबारा डाटा कलेक्ट किया है, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने वो मेडिसिन जो वो देना चाह रहे हैं वो मेडिसिन उन्होंने अप्लाई कर दी है। इसी तरह फिर वो मेडिसिन का इफेक्ट देखते हैं कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद, उन्होंने टाइम पीरियड रखा होता है, तब वो फाइंडिंग नोट करते हैं। उस तरह फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद वो फाइंडिंग को नोट करते हैं कि उस मेडिसिन का इफेक्ट कि क्या आया है और कितना आया है। एग्जाम्पल जैसे मेजरमेंट ऑफ अ लर्नर परफॉर्मेंस इन अ कॉलेज ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, लर्नर्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए कॉलेज में हम कोई भी टेस्ट लेते हैं तो वीकली बेसिस पे देखते हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। फिर हम क्या करते हैं, कोई न्यू टीचिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और कुछ फिर देन अगेन मेजरिंग ऑन वीकली बेसिस, फिर वीकली बेसिस पे हम मेजर करते हैं कि जो हमने न्यू टीचिंग टेक्निक दी थी वो कितनी इफेक्टिव रही है। ठीक है, तो टाइम सीरीज मीन्स हमने मेडिसिन देने से पहले या कोई भी इंटरवेंशन देने से पहले कुछ टाइम पीरियड हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी बेसिस पे हम उसको वैल्यूएट करते हैं, फिर हम उसको कोई इंटरवेंशन देते हैं, फिर हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि किस टाइम पीरियड में हमने उनको उनकी फाइंडिंग्स को या ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल के एडवांटेजेस क्या हैं? क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिकॉज दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड फिजिबल टू कंडक्ट रिसर्च। ठीक है, इजीली हम कंडक्ट कर सकते हैं इस डिजाइन को लेके, तो इसलिए मोस्टली क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कंडक्ट करते हैं वेयर दी sample size is small, where randomization ability of control group is not possible। डिजाइन इज प्रेफर। ठीक है, जब हमने रेंडमाइजेशन नहीं करनी हो या हमारे पास कंट्रोल ग्रुप अवेलेबल ना हो, देन भी हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल को प्रेफरेंस देते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये है कि जब हमारे पास कंट्रोल ग्रुप ही नहीं होगा या रेंडमाइजेशन ही नहीं करेंगे तो हमारा कंट्रोल नहीं होगा एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे। जब एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंट्रोल ही नहीं होगा तो वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट करेंगे। The absence of a control group and absence of control over the research setting makes the result of the design less reliable and weak for establishment of causal relationship between independent and dependent variable। ठीक है, जब हमारे पास कंट्रोल ग्रुप ही नहीं होगा जिसकी वजह से ना ही रेंडमाइजेशन होगी, इस वजह से हम कंट्रोल कर सके अपनी सेटिंग को, तो क्या होगा, हमारे रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होंगे, ना ही इनको रिलायबल समझा जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हम क्या होगा, हम स्ट्रॉन्गली नहीं कह सकते कि कॉजल रिलेशनशिप डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट है। तो कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी बेस पे हम कौन से एक्सपेरिमेंटल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह उसके डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम किसी और डिजाइन को प्रेफर करते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स रिलायबल हों और सारे इसको एक्सेप्ट करें और उसमें स्ट्रॉन्ग कॉजल रिलेशनशिप भी आए। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, प्रीवियस थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देती हूँ जो भी पढ़ा है। स्टार्ट आज हमने यहाँ से लिया था सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन मीन्स हमारे पास फोर ग्रुप होंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वन, कंट्रोल ग्रुप वन, इसी तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू और कंट्रोल ग्रुप टू।
इसका डिजाइन देख लेते हैं। प्री टेस्ट हम दोनों में करेंगे, ग्रुप 1 के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 और कंट्रोल में हम कोई भी प्री टेस्ट नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देंगे 1 और 2 दोनों को, ठीक है। हम कंट्रोल ग्रुप में ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अगर हम कंट्रोल ग्रुप में भी ट्रीटमेंट दे देंगे तो वो हमारा कंट्रोल ग्रुप नहीं रहेगा, वो भी हमारा स्टडी ग्रुप हो जाएगा या ट्रीटमेंट ग्रुप हो जाएगा। तो उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, पोस्ट टेस्ट हमने चारों ग्रुप्स का ले लिया रिजल्ट देखने के लिए। इसमें जो हमारी थ्रेट्स होते हैं इंटरनल रिलेटेड लाइबिलिटी के, वो कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। ये एग्जांपल शेयर की थी कि 100 रैंडमली टीचर सिलेक्ट की हैं दो ग्रुप्स में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप में 25-25, इस तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 और कंट्रोल ग्रुप में 25-25। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप प्री टेस्ट उन्होंने ले लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर 1 दोनों में। उसके बाद उन्होंने उनको कोई इंटरवेंशन या कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप दी थी सिंपल सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में। कंट्रोल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप 2 में कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी, और लास्ट में उन्होंने पोस्ट टेस्ट चारों ग्रुप्स में चेक कर लिए सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट किस फैकल्टी पे, कि जो उन्होंने ट्रेनिंग दी थी उसका फैकल्टी पे क्या इफेक्ट आया है। नेक्स्ट हमने जो टाइप पढ़ी थी रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, मींस यहाँ पे हम ब्लॉक्स बनाएंगे और वहां पे रैंडमली सब्जेक्ट्स को असाइन कर देंगे। एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे हाइपरटेंसिव ड्रग्स को देख रहे हैं। जो हमने ब्लॉक्स में वहाँ पे 3 तरह के डिफरेंट पेशेंट्स हैं और तीनों को ही हाइपरटेंसिव और 3 डिफरेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का हम इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, और हमने सब ब्लॉक्स में बना के और मेडिसिन दे दी, ठीक है। ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए ताकि जो ब्लॉक्स के अंदर है उस एक ब्लॉक में होमोजेनिटी आ जाए। अगर हम ब्लॉक्स नहीं बनाएंगे तो हेट्रोजेनिटी होगी, उसमें वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगी, हम मेडिसिन जो देख का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं वो हम क्लियरली नहीं देख सकेंगे, ठीक है। ब्लॉक्स नहीं बनाएंगे तो मे बी डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्रॉस ओवर मीन्स, यहाँ पे हम जो हमारे पास ग्रुप्स होंगे उसको क्रॉस ओवर कर देंगे। इसको हम रिपीट में या डिजाइन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 को हम कोई मेडिसिन ए दे रहे थे, कुछ टाइम के बाद हम उसी ग्रुप को मेडिसिन बी देना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की थी माउथ वॉश की, क्लोरोहेक्सिडिन और सेलाइन की, ठीक है। ग्रुप 1 को हम क्लोरोहेक्सिडिन दे रहे हैं, सेलाइन दे रहे हैं। इसी तरह ग्रुप 2 में हमने कुछ टाइम के बाद जो ग्रुप 1 में क्लोरोहेक्सिडिन लेते हैं हमने उनको ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया, उसको सेलाइन देना शुरू कर दिया। जो सेलाइन लेते हैं उसको हमने क्लोरोहेक्सिडिन देना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमने 2 टाइप्स डिस्कस की थी क्रॉसओवर की, प्लान्ड और अनप्लान्ड। अभी ये जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया माउथ वॉश की, हमारे पास क्या है, प्लान्ड क्रॉसओवर की एग्जांपल। अनप्लान्ड जिसमें हमने प्लान नहीं किया होता लेकिन हमें इमरजेंसी में या एक्सीडेंटली ग्रुप्स को शफल करना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है अपेंडिसाइटिस के साथ और हमारा प्लान ये था कि उसको हमें उसकी सर्जरी करना पड़ती है, तो उसको हमने ट्रीटमेंट 1 से ट्रीटमेंट 2 में एक्सीडेंटली शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास अनप्लान्ड क्रॉसओवर डिजाइन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की टाइप में क्वासी एक्सपेरिमेंटल। इसमें 2 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एंड टाइम सीरीज डिजाइन। नॉन रैंडमाइज डिजाइन को हम नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप ले लिया और दोनों का हमने प्री टेस्ट कर लिया, लेकिन मेडिसिन हमने सिंपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी और लास्ट में हमने दोनों का पोस्ट टेस्ट कर लिया। टाइम सीरीज डिजाइन मीन्स हम किसी ग्रुप को कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो कुछ कुछ टाइम के बाद हम उसकी फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे इफेक्ट देखने के लिए। जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सिलेक्ट कर लिए है तो मेडिसिन देने से पहले कुछ टाइम के लिए उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल वीक्स, 2 वीक्स के बाद उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, फिर 2 वीक्स गुजर जाने के बाद उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, फिर उन्होंने उनको कोई इंटरवेंशन दी, उसके बाद फिर उन्होंने 2 वीक्स गुजरने के बाद पोस्ट इंटरवेंशन डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद फिर 2 वीक्स गुजर जाने के बाद उन्होंने डेटा कलेक्ट किया इफेक्ट देखने के लिए कि इस मेडिसिन का इंटरवेंशन का इफेक्ट कितने टाइम के लिए और कितना इफेक्ट आ रहा है उस ग्रुप पे। यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की थी कि लर्नर परफॉर्मेंस इन कॉलेज ऑन वीकली बेसिस। पहले वो नोट करते हैं, ठीक है, लर्नर की परफॉर्मेंस कैसी है ऑन वीकली बेसिस, मतलब एक हफ्ते में उन्होंने नोट कर ली, फिर 2 हफ्ते छोड़ने के बाद फिर तीसरे हफ्ते उन्होंने फाइंडिंग नोट की, उसके बाद उन्होंने कोई
न्यू टीचिंग टेक्निक अप्लाई की और फिर उन्होंने वीकली बेसिस पे उनको मेजर करना ऑब्जर्व कर लिया कि अब जो उन्होंने टीचिंग मेथड जो न्यू इम्प्लीमेंट किया है उसका लर्नर परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट हुआ है। एडवांटेज हम देखे थे, हम कौन सा एक्सपेरिमेंटल क्यों सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये फिजिबल है और मोर प्रैक्टिकल है, इसलिए हम यूज करते हैं। सेकंड, हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि जब हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल हो, जब हम रैंडमाइजेशन ना करना चाह रहे हो या हमारे पास कंट्रोल ग्रुप ना हो किसी भी रीजन की वजह से, तब हम ये डिजाइन को प्रेफर करते हैं। डिसएडवांटेजेस ये थे कि फर्स्ट यही है कि यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं है, रैंडमाइजेशन नहीं होगी तो हमारा कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे जिससे हमारी स्टडी पे इफेक्ट होगा। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा उसकी वजह से रैंडमाइजेशन नहीं होगी और हमारे पास कंट्रोल नहीं होगा सेटिंग पे, तो हमारे रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, वीक डिजाइन होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो कॉजल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा वो वीक होगा और लेस रिलायबल होगा। हम इसकी फाइंडिंग्स को रिलायबल नहीं कह सकते, ना ही पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जनरलाइजेबिलिटी भी कम हो जाएगी इस डिजाइन की। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। चलो अभी टाइम क्या हो गया, 47:50 हो गए थे, 53, 10 मिनट्स के आप ब्रेक ले लो, तो 4 PM पे ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, कोई भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना हो तो उसका क्राइटेरिया क्या है, एंड उस फॉर रिसर्च प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव में आप देख लो, रिसर्च प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं रिसर्च में। तो नंबर वन में आप देखो रिसर्च प्रॉब्लम, पहले हम बताते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक्सपेक्टली हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है, रिसर्च का पर्पस क्या है, उसके बाद हम क्या करते हैं लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम अपने स्टडी फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर वही रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और हाइपोथेसिस क्या है वो हम डेवलप करते हैं। स्टडी वेरिएबल्स कौन से हमारी स्टडी में, ठीक है, डिजाइन हमने कौन सा अप्लाई करना है उस पे, एक्सपेरिमेंटल करना है या हमने जो सिंपल पढ़ा था एनालिटिकल करना है या डिस्क्रिप्टिव करना है। उसके बाद पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं, उसमें से सैंपल सिलेक्ट करते हैं, मेजरमेंट मेथड हमने किस तरीके से उस सैंपल को एनालाइज करना है, उसके बाद मेजर करना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हमने क्वेश्चन डेवलप करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा जब हमने कलेक्ट कर लिया तो हमारे पास सेकंड स्टेप आता है उसको एनालाइज कैसे करना है। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कशन लिखते हैं अपने रिसर्च आउटकम की, जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था कि टोटल हम 5 चैप्टर्स यूज करते हैं रिसर्च में, तो ये 5 चैप्टर्स में से उन्होंने पॉइंट्स को बता दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है जिसपे एक्चुअली में हमने काम करना होता है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इट इज अ प्रॉब्लम दैट समवन वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट, कि ऐसी प्रॉब्लम जिसपे कोई भी इसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा हो। इट इज कंसीडर्ड ए सिचुएशन दैट नीड्स टू बी चेंज, ऐसी सिचुएशन जिसको हम चेंज करना चाह रहे हो वो हमारे पास क्या है रिसर्च प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ, अब इस प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एरिया ऑफ कंसर्न, ऐसा एरिया जिसको हम क्या है कंसर्न है जिसको हम उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम को, कंडीशंस टू बी इम्प्रूव्ड, ऐसी कंडीशन जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हो, ठीक है, डिफिकल्टीज जिसको हम खत्म करना चाह रहे हो, क्वेश्चन सीकिंग आंसर, ऐसा क्वेश्चन जिसका हम आंसर ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लेके उन पे रिसर्च करते हैं। A research problem is an area of concern in which there is a gap in the knowledge needed for nursing practice। ठीक है, लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था हमारे पास, इसमें हम एक्चुअली में स्टडी करना चाह रहे थे, हमारे पास क्या है गैप। तो रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली किसी भी एरिया ऑफ कंसर्न जहाँ पे हमें गैप मिले जिसपे हम फर्दर स्टडी करना चाह रहे हैं, वो गैप हमारे पास क्या है रिसर्च प्रॉब्लम। The problem statement in a study usually identifies an area of concern for a particular population that require investigation। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उसमें हम एरिया ऑफ कंसर्न ढूंढते हैं जहाँ पे एक्चुअली हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को। अब कोई भी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है या देखनी है तो उसमें ये 6 कंपोनेंट्स होने चाहिए। नंबर वन पे क्या है,
प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज रॉन्ग विद द करंट सिचुएशन। ठीक है, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली में, इस पे हमें स्टडी करनी है बैकग्राउंड। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम दैट रीडर्स नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इस प्रॉब्लम की हमने नेचर को अंडरस्टैंड करना है, देखना है कि रीडर इजीली इसको अंडरस्टैंड करके इस पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दे। स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ बिग इज द प्रॉब्लम एंड नंबर ऑफ पर्सन इफेक्टेड। लास्ट में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 या 4 प्रॉब्लम्स हैं तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि प्रायोरिटी पे हमने कौन सी प्रॉब्लम लेनी है। ठीक है, हम तो एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें बताया गया कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और उससे से ज्यादा कितने लोग इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस बेस पे हम प्रॉब्लम को प्रोटाइज करके उस पर स्टडी कर सकते हैं। consequences of the problem, what is the cost of not fixing it। अगर हम उस प्रॉब्लम को स्टडी नहीं करते तो कितना कॉस्ट आ सकती है जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मीन्स कॉस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे कि ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, डेथ हो रही है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, तो क्या कॉस्ट हो सकते हैं जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें, क्या पॉसिबल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। नंबर 5 पे नॉलेज गैप्स, व्हाट इन्फो इज लैकिंग। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लैक है जिसको हम ऐसा गैप लेके उस पे स्टडी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी गैप नहीं है तो हम उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। प्रपोज सॉल्यूशन, हाउ विल दिस न्यू स्टडी कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आपने सोल्यूशन भी देना था, अगर आपने इस प्रॉब्लम पे स्टडी करनी है तो इस स्टडी से आप किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपने पहले से अपना माइंडसेट बनाना होता है या आपने सोल्यूशन देना होता है। अगर आपको सोल्यूशन ही नहीं पता कि आपने जो स्टडी करनी है उसका आउटपुट क्या आएगा तो उस प्रॉब्लम पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये 6 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उसका बैकग्राउंड हमने देखना है, स्कोप देखनी है इस प्रॉब्लम की, कंसिक्वेंसेस क्या सकते हैं अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें, नॉलेज गैप प्रेजेंट भी है कि नहीं और इसका सोल्यूशन क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमारे पास 2 स्टेप्स आते हैं। चूजिंग अ गुड रिसर्च टॉपिक हैज 2 मेन स्टेप्स। नंबर 1 पे सिलेक्ट अ ब्रॉड टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। स्टेप 2 पे नैरो इट डाउन टू एन इफेक्टिव रिसर्च टॉपिक वंस यू हैव लर्नड अ लिटिल मोर। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है, यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम होती है एक्चुअली हमारे पास वही रिसर्च टॉपिक होता है जिसपे हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 पे हम ब्रॉड टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं। हम ये ब्रॉड इतना टॉपिक है कि हम इस पे स्टडी नहीं कर सकते, हम उसको क्या करते हैं स्टेप 2 पे नैरो कर लेते हैं अपनी स्टडी के हिसाब से। नेक्स्ट में एग्जांपल दे लेते हैं। यहाँ पे आप देखो तो ब्रॉड टॉपिक क्या है, वुमेन हेल्थ। अब वुमेन हेल्थ में इतनी सारी चीजें होती हैं, इसमें हमने क्या किया ब्रॉड टॉपिक को नैरो कर दिया। अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि वुमेन्स एंड कैंसर। ठीक है, अब हमने स्टडी करनी है जो वुमेन्स है जो कैंसर के साथ प्रेजेंट कर रही है। उसके बाद अगर आप थर्ड स्टेप देखो तो उसमें क्या कर दिया फोकस टॉपिक। अब वुमेन्स जो स्मोकिंग करती हैं और कैंसर जिनको ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर की बहुत सारी टाइप्स है, किस कैंसर पे हमने स्टडी करनी है, स्टिल हमारे पास वो टॉपिक नैरो है लेकिन वो फोकस नहीं है। तो थर्ड पॉइंट है हमने क्या किया दिया जो वुमेन्स जो स्मोकिंग करती हैं और जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया फोकस टॉपिक गया, वो जिस पे हम स्टडी इजीली कर सकते हैं। नंबर 1 पे आप देखो ब्रॉड टॉपिक जिसमें वुमेन हेल्थ है। अब वुमेन हेल्थ में हमने हेल्थ में काफी सारी चीजें होती है किस पे एक्चुअली में हमने स्टडी करना है, तो यहाँ पे हम स्टडी नहीं कर सकते। उसको हम स्टेप 2 में थोड़ा सा कंसाइज किया, नैरो हो गया, तो उसमें हमने वुमेन एंड कैंसर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्टिल कैंसर तो मेंशन, लेकिन कैंसर तो बहुत सारे टाइप्स में है, तो हमने क्या किया इसको फोकस कर दिया। जो स्मोकिंग करती है वुमेन्स वो हमारे पास आ गई और जिनको ब्रेस्ट कैंसर है वो आ गया। यहाँ पे हम स्टडी इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल जिसमें ब्रॉड टॉपिक है कंप्यूटर गेम्स। जब कंप्यूटर गेम्स में हमने देखना क्या है, नैरो सो किया तो कंप्यूटर गेम वायलेंस देखनी है। अब ये कंप्यूटर गेम वायलेंस हमने देखने किन में है, उसको हमने फोकस कर दिया तो कंप्यूटर गेम वायलेंस एंड चिल्ड्रन कर दिया। ठीक है, जैसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन, और उसके बाद क्या क्या हमने कैसे कंसाइज किया था, सैंपल तक हम कैसे लेके आए थे, बताओ जरा आप लोग मैसेज करके।
ओके, जैसे यहाँ पे हमने ब्रोटोपी को नैरो किया है, फोकस इसका हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो कैसे हम पॉपुलेशन को कंसाइज करते करते उसमें से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो कौन क्या मेथड था, क्या क्या चीजें करके हम एंड पे हमारे पास सैंपल आता है, किस तरह पॉपुलेशन को हम कंसाइज करते हैं, वो बताना आप लोगों ने। जी बताओ, कोई नहीं बताएगा, भूल गए सारा पिछला। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था सैंपल हम जैसे ना पर्टिकुलर हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन होती है कि हम उसमें क्या करते हैं, टारगेट पॉपुलेशन फिर स्टडी पॉपुलेशन फिर हमारे पास सैंपल आता है, इस तरह इसी तरह हमारे पास प्रोटोकॉल भी है कि हम प्रोटोकॉल को नैरो करते हैं, फिर फोकस करते हैं, फिर हम उस पर स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसे हम रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें सोर्सेज बताए गए हैं: पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, critical appraisal of literature, previous research, existing theories, social issues, brainstorming, intuition, folklore, exposure to field situations and consultation with experts। ठीक है, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसको हम देख के अपनी रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमें रिसर्च कंडक्ट करनी होती है। नंबर 1 पे देख लेते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस में हमारे पास प्रॉब्लम कैसे आती है। Day-to-day personal experience of a research may serve as good source of ideas to formulate a research problem. For example, researcher observes domestic violence suffered by wives of alcoholic husband। ठीक है, तो एक हमारे पास सोर्स क्या आ गया, पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है तो हमारे पास पर्सनल एक्सपीरियंस इतना है कि उसकी बेस पे हम कोई ना कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया डोमेस्टिक वायलेंस की, जो अल्कोहलिक हस्बैंड है उसकी वाइफ सफर करती है डोमेस्टिक वायलेंस से, तो हम डोमेस्टिक वायलेंस पे स्टडी कर सकते हैं। कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब आपके पास एक मेन आइडिया आ गया, अब इसमें आप काफी सारे फैक्टर्स ऐड कर लो, या फैक्टर्स देख लो कौन से फैक्टर्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस कॉज करते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस का इफेक्ट क्या होता है वाइफ्स पे। इस तरह आप उस पर स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम आई वो थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस आई। This experience may provide ideas to identify several research problems related to domestic violence against women। ठीक है, इस एक्सपीरियंस हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाएगी जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड होगी। There may be so many such life experience of a researcher which could be used to develop a research problem। काफी सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो हम रूटीन में देखते हैं, हम उनमें से कोई भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके उस पर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो प्रॉब्लम सिलेक्ट हुई, जो सोर्स हमारे पास बना हुआ है पर्सनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नंबर 1 पे जो हमने डिस्कस किया है वो है पर्सनल एक्सपीरियंस। मीन्स हमारी पर्सनल लाइफ में हम काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें देखते हैं जिन जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें से कोई भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके उस पर रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या होता है, जैसे कि इसमें नर्सिस का बताया गया कि नर्सिस क्या करती हैं, क्लिनिकल साइड की प्रैक्टिस करती हैं, तो काफ़ी सारे इश्यूज में अपनी जॉब से रिलेटेड भी मिल सकते हैं। नर्सिस गेट plenty of ideas to formulate research problems from their clinical experience। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनको क्लिनिकल साइड से भी मिल सकती हैं जिन पे वो रिसर्च कंडक्ट कर सकती हैं। Every curious nurse has several questions to be answered which are encountered during clinical experience। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के पास रेज होते हैं, उन क्वेश्चन को का वो आंसर दे सकती है थ्रू रिसर्च से। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दी गई है, फॉर एग्जाम्पल नर्स फाइंड दैट अनरिस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर्स इन अ सर्जिकल वार्ड reduce the analgesic demands among post operative patients। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है कि एक नर्स ऑब्जर्व करती है कि अगर हम विजिटिंग आवर्स को रिस्ट्रिक्ट ना करें तो जो सर्जिकल वार्ड में जो पेशेंट होते हैं उनकी एनाल्जेसिक डिमांड कम हो जाती है, जैसे जैसे उनके पास से विजिटर आके विजिट करते हैं।
Such clinical experience could be rich sources of ideas to identify significant research problem. तो यहाँ पे क्या किया है कि उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पास उससे एक नॉलेज आ गया, वो उस पर वो स्टडी कर सकती है कि वाकई ही ऐसे ही है कि जैसे विजिटिंग आवर्स वो अनरिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनको एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये उसके पास क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या उसने कुछ जो भी नोट किया, ऑब्जर्व किया, तो उस पर वो स्टडी कर सकते हैं कि वाकई ही एक्चुअली में इस तरह रीजन ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पास रिसर्च टॉपिक आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो सोर्सेज हो गए। नंबर वन पे हमने देख लिया था थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर टू पे हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास स्टेप है वो है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर। मीन्स कि हमारे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर में क्या है, क्योंकि हमारे पास पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो हम क्या करते हैं, लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, हम जर्नल्स रीड करते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स रीड आउट करते हैं। तो उससे जो हमारे पास जो गैप रह जाता है, उस गैप को हम एज अ प्रॉब्लम लेके सिलेक्ट उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। And we critical study books, articles relating to the subject of our interest, including research reports, opinion articles, and summarizes of clinical issues. Pertinent questions may arise in our mind. This may inspire reader mind indirectly by stimulating imagination or directly by stating what additional research is needed. ठीक है, तो जब हम कोई भी आर्टिकल या जर्नल को रीड आउट करते हैं तो इनडायरेक्टली हमारे माइंड में काफ़ी सारी इमेजिनेशन डेवलप हो जाती है। डायरेक्टली जब हम स्टडी उसको डायरेक्टली स्टडी करते हैं कि इस स्टडी पे हमें एडिशनल रिसर्च कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। अब इसमें एग्जांपल दे दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल a nurse read an article on the prevalence of a pink site infection among patients with external fixator. While reading this article, nurse learns that there is a lack of consensus about pink site care। ठीक है, और पिंक साइट इन्फेक्शन जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, पिंक साइट इन्फेक्शन हो जाता है। अब किसी ने कोई आर्टिकल रीड आउट किया तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे जो पिंक साइट इन्फेक्शन है उसका प्रेवलेंस कम दे दिया गया है। ठीक है, किसी ने वो आर्टिकल रीड आउट किया तो वहाँ पे उसको पता चला कि जो पिंक साइट इन्फेक्शन का प्रेवलेंस दे दिया गया है वो कम है, जबकि एक्चुअल लाइफ में इसका प्रेवलेंस ज्यादा है। तो वहाँ से क्या किया इसने, गैप फाइंड आउट किया जब उसने उस आर्टिकल को क्रिटिकली एनालाइज किया, ठीक है, रीड आउट किया है। तो अब क्या है कि इसके पास ये प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम को वो
सिलेक्ट कर लेगी और इस पर रिसर्च करके वो एक्चुअली में फाइंडिंग्स प्रेजेंट करेगी कि प्रेवलेंस टोटली इनसाइड इन्फेक्शन का हॉस्पिटल्स में कितना है। दिस इंफॉर्मेशन में सर्व एज अ बेसिस टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके पास इंफॉर्मेशन आ गया, अब ये इसकी बेस बनी उस रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस। यहाँ तो हमारे साथ कुछ ऐसे कुछ हमारे पास इतने एक्सपीरियंस, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस हो चुके तो हमारे पास काफी सारे एक्सपीरियंस होते हैं, तो उन एक्सपीरियंस में से भी हम कोई प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके इस पे रिसर्च कर सकते हैं। ए बॉडी ऑफ नॉलेज शुड बी डेवलप्ड ऑन अ साउंड फाउंडेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। Usually at the end of research, further research problems are suggested based on the shortcoming of previous research which can be investigated। ठीक है, लास्ट में जैसे हमने डिस्कस किया था, जो हमारे पास रिकमेंडेशंस होती हैं वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सजेशन दी जाती है कि इस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। In nursing profession, not much research has been yet done. Therefore, this profession needs research who are willing to replicate or repeat other studies on different samples or settings, where all the essential elements of the original study are held intact। ठीक है, अब नर्सिंग प्रोफेशन में रिसर्चेस कम हुई है तो हमें नर्सिंग प्रोफेशन में रिसर्चेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी स्टडी जिसको हम रेप्लिकेट कर सकें या रिपीट कर सकें डिफरेंट सैंपल साइज लेके या डिफरेंट सेटिंग लेके। ठीक है, एग्जिस्टिंग थ्योरीज। अब एग्जिस्टिंग थ्योरी भी हमारे पास एक सोर्स है, ये हमारे पास सोर्सेस है कि मतलब हम एग्जिस्टिंग थ्योरीज को देखें। रिसर्च हम क्यों करते हैं, रिसर्च द प्रोसेस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड थ्योरी टेस्टिंग। अब कुछ थ्योरीज ऐसी डेवलप हो चुकी हैं कि इस पे हम स्टडी कर सकते हैं कि वाकई ये थ्योरी बेस्ट है, ये इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो वो थ्योरीज को पढ़ के हम उस थ्योरीज की प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके इस पे रिसर्च कर सकते हैं। नर्सिंग यूज मैनी थ्योरीज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन इन देयर प्रैक्टिस। जो नर्सिंग है काफी सारी प्रैक्टिस अदर डिसिप्लिन से यूज करती हैं अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करने के लिए। तो हम रिसर्च करके इस थ्योरीज में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, अपनी थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं ताकि इस थ्योरीज को हम फर्दर अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकें। द टेस्टिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग थ्योरीज डेफिनेटली needed in nursing, therefore they serve as a good source of research problem। कहता है एग्जिस्टिंग थ्योरीज को टेस्ट करना जरूरी है नर्सिंग फील्ड में, तो हम उस थ्योरीज को टेस्ट कर सकते हैं एज अ प्रॉब्लम। जब हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि जो रिसर्चेस हो चुकी होती हैं तो एट द एंड ऑफ रिसर्च काफी सारे उन्होंने सजेशन दी होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन। तो हमारे पास क्या है, गैप। तो उन रिसर्च को प्रीवियस रिसर्चेस को भी पढ़ के हम अपना प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। और नर्सिंग में रिसर्च करने की काफी जरूरत है, ऐसी स्टडीज करें जिनको हम रेप्लिकेट कर सकें या उसको रिपीट कर सकें, डिफरेंट सैंपल सेलेक्ट करके या डिफरेंट सेटिंग सेलेक्ट करके। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे पास सेम हो लेकिन हमारे पास सेटिंग और सैंपल डिफरेंट होगा तो वो स्टडी हमारी रेप्लिकेट हो जाएगी। सोशल इश्यूज। अब काफी सारे सोशल इश्यूज हैं जो हम टीवी पे देखते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में देखने हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम इश्यूज को हम एज अ प्रॉब्लम सिलेक्ट करके इस पे स्टडी कर सकते हैं। जैसे HIV एड्स है तो इस पे हम स्टडी कर सकते हैं। फीमेल फैटिसाइड, सेक्सुअल हरासमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, जेंडर इक्वालिटी है, ये कुछ इश्यूज बता दी गए हैं सोशल इश्यूज। तो ये सोशल इश्यूज भी हमारे पास क्या है एज अ प्रॉब्लम, तो इन पे भी हम इनको टॉपिक सेलेक्ट करके इस पे हम स्टडी कर सकते हैं। फीमेल फर्टिसाइड मतलब ये है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट है तो वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेते हैं कि जेंडर क्या है। अगर फीमेल हो तो वो क्या करते हैं, वो
अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम है, तो इस पर भी हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट इसमें इश्यूज बता देंगे हैं, उनको भी है हम सिलेक्ट करके उस पर स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर पीछे हमारे पास ना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ना हमारे पास सोशल इश्यूज हैं, तो हम क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करके भी एक हमारे पास सोर्स आ जाएगा प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आर गुड टेक्निक्स टू फाइंड न्यू क्वेश्चंस वेयर एन intensified discussion among interested people of the profession is conducted to find more ideas to formulate a good research problem। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके या डिस्कशन करके भी हम कोई ना कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं। For example, ideas for studies may emerge from reviewing research priorities by having brainstorming sessions with other nurses, researchers और clinical faculties। ठीक है, अब किसी किसी और स्टाफ के साथ डिस्कस करके या रिसर्चर के साथ डिस्कस करके या किसी फैकल्टी मेंबर के साथ डिस्कस करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कोई भी प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंट्यूशन। ठीक है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, गट फीलिंग या सिक्स सेंस। Traditionally, intuition are considered good source of knowledge as well as sources to find a new research problems. It is believed that reflective mind is a good source of ideas which may be used to formulate a good research problem। ठीक है, यहाँ तो आप अपनी सेंस को यूज सिक्स सेंस को यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते थे। मे बी नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को लेके आप पहले ही रिसर्च करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। तो ये थ्रू इंट्यूशन भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ प्रॉब्लम सिलेक्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स क्या है, फोकलोर्स। ठीक है, जो हमारे पास कहते हैं फॉल्स बिलीव्स। कॉमन बिलीव्स कुड बी राइट और रॉन्ग। ठीक है, कॉमन बिलीव्स में भी वो ठीक हो सकते हैं, में भी वो रॉन्ग हो सकती हैं। इसमें एग्जांपल क्या दिया है, जनरली बिलीव दैट स्टडीइंग जस्ट बिफोर द टेस्ट डिक्रीजेस द स्कोर। जनरली कहते हैं कि अगर टेस्ट देने से पहले कोई भी एग्जाम देने से पहले वो स्टडी नहीं करते स्टूडेंट्स। रीजन क्या है कि वो कहते हैं कि जो कुछ टाइम पहले स्टडी करने तो उससे उनका जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। We believe we should not study just before test to relax our mind। और कुछ बिलीव करते हैं कि वो स्टडी से नहीं करते कि वो अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। Researchers can conduct a research study on whether one should study before the test or not। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या स्टडी कर सकते हैं कि वाकई ही मेन हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे पास रिसर्च करने के बाद क्या रिजल्ट आता है कि कितने स्टूडेंट्स इसलिए टेस्ट से पहले स्टडी नहीं करते कि उनका स्कोर कम आएगा, या कुछ स्टूडेंट इसलिए टेस्ट से पहले स्टडी नहीं करते कि वो अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं। तो जो कॉमन बिलीव हैं, जो फॉल्स बिलीव हैं, ये भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वैसे ही अगर हम फील्ड्स में जाते हैं तो हमारे पास काफी सारे सोर्सेज होते हैं, ये काफी सारे आइडियाज होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम सिलेक्ट करके इस पर रिसर्च कर सकते हैं। और जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, फॉर एग्जांपल व्हाइल वर्किंग इन अ फील्ड और रिसर्चर ऑब्जर्व्ड अ स्पेसिफिक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर क्योर ऑफ डिजीज कंडीशन। कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस उनकी चलती आ रही है मेडिसिन डिजीज को क्योर करने के लिए, विच कैन बी यूज्ड एज रिसर्च प्रॉब्लम टू इन्वेस्टिगेट इट्स एफिकेसी। तो उस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको वो एज अ प्रॉब्लम सिलेक्ट करके उसको स्टडी करके देख सकता है कि वाकई जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वो यूज कर रहे हैं उनकी एफिकेसी कितनी है, वाकई वो इफेक्टिव है भी कि नहीं। तो थ्रू फील्ड सिचुएशन से एक्सपोजर से भी वो उनके पास एक सोर्स आ गया प्रॉब्लम सिलेक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स। अगर आपके पास पीछे सारे कोई भी सोर्स आपके पास नहीं है तो लास्ट आपके पास ऑप्शन देता है कि आप जाके अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लो। ठीक है, एक्सपर्ट मीन्स टीचर से, अपने किसी भी फैकल्टी मेंबर से जाके आप डिस्कस करो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मे बी जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे डिस्कस करके आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम बता दें कि आप इस पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन है कि आप कंसल्ट कर सकते हो अपने एक्सपर्ट्स को।
ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस आ गई हैं, डिफरेंट हमारे पास सोर्सेज आ गए जिससे हम कोई भी आइडिया ले सकते हैं। जिसमें न्यूज सोर्सेज हम ले सकते हैं मैगजीन से, अपने कोर्स वर्क से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम फाइंड करके उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इवन कन्वर्सेशंस विद फ्रेंड्स फैमिलीज और जो इंस्ट्रक्शन, तो काफी सारे सोर्सेज जिससे हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। देर आर आल्सो फ्यू लाइब्रेरी डेटाबेसेस। ठीक है, लाइब्रेरी जाकर वहाँ पे रिसर्च करके आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। दीज डेटाबेसेस अलाउ यू टू ब्राउज और सर्च for topics and read background information, references, sources like online encyclopedias, news and articles. लाइब्रेरी डेटाबेस में जाके आप ऑनलाइन आर्टिकल या जर्नल सर्च करके वहाँ से प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्राइटेरिया क्या है फॉर सिलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम? ठीक है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको हम फॉलो करके प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें वो सारे उन्होंने चीजें या सारे स्टेप्स या पॉइंट्स कवर किए होते हैं, तो हमारे पास गुड रिसर्च प्रॉब्लम होती है। अब देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है हमारे पास। क्वेश्चंस टू आस्क व्हेन ब्राउजिंग। ठीक है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। कोई भी हमने रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी है तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें स्टेटमेंट में होने चाहिए। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल में। हु, विच ग्रुप हैव एन इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक। ठीक है, एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को करना किसने है, फॉर एक्सपीरियंस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट है या गवर्नमेंट है। हु स्पेसिफिकली विल यू फोकस ऑन। तो एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को कंडक्ट किसने करना है, हु। तो आपने इसका आंसर देना है व्हाट। What are the most important issues at stake? What are different, उसमें आप करना क्या चाह रहे हो, रिसर्च प्रॉब्लम जो आपने फाउंड आउट की है उसमें आप क्या देखना चाह रहे हो। 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेयर, अब उस प्रॉब्लम को आपने कहाँ देखिए, कहाँ पे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो। वेयर इज द टॉपिक रेलिवेंट, विल यू फोकस ऑन द यूनाइटेड स्टेट और ओहियो। ठीक है, कुछ उन्होंने ये कंट्रीज के नेम दिए, किस कंट्री में एक्चुअली में आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। व्हेन, किस टाइम पे आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या आपने अपना रिसर्च पर करना है। व्हेन डिड द सिचुएशन इवेंट स्टार्ट, वो प्रॉब्लम कब हुई। इज इट ऑन गोइंग, वो कंटिन्यू है। हाउ रिसेंट शुड योर सोर्सेज टू बी यूजफुल, और कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आप उस पर यूटिलाइज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। वाई, व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट इट, व्हाट, वाई डू यू वांट टू राइट अबाउट इट। ठीक है, अब वाई, आपने ये प्रॉब्लम क्यों सिलेक्ट की, क्या इंटरेस्ट था आपका इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने में, और आप क्या क्या कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आपने राइट अप करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जब हम कोई भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। हु, किसने प्रॉब्लम कर सिलेक्ट की है, कौन रिसर्च करना चाह रहा है, व्हाट, क्या देखना चाह रहा है उसमें, वेयर, किस प्लेस में वो प्रॉब्लम है, किस टाइम पे वो प्रॉब्लम है, व्हेन, कब प्रॉब्लम वो आई। ठीक है, वो प्रॉब्लम हो गई या अभी भी स्टिल उससे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से सोर्सेज यूजफुल हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। वाई, आप ये प्रॉब्लम क्यों सिलेक्ट करना चाह रहे हो, इंटरेस्ट क्या है आपका, और आप इसके बारे में क्या बताओगे, आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। Once you can answer the who, what, when, where and why, you typically will have a good idea of an effective narrowed version of your original broad topic। ठीक है, जैसे आप इन सबके आंसर दे दोगे तो उससे क्या होगा, आपका टॉपिक इफेक्टिव हो जाएगा और नैरो हो जाएगा। वो क्वेश्चन देने के बाद कुछ फर्दर क्राइटेरिया है, वो तो सिलेक्शन है। सिलेक्शन के बाद जब आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट सर्च आउट करोगे तो आपने इसमें क्या क्या आंसर देनी है। उसके बाद हमारे पास क्या, हमने ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, हम क्योंकि नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हम ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हो। A problem which a researcher is selecting should have significance to nursing profession or it will not serve any purpose. A research problem is significant for nursing profession when it is directed to develop or refine the body of professional knowledge. तो ऐसा हमने टॉपिक चूज करना है जिससे हमारी नर्सिंग प्रोफेशन में नॉलेज
रिफाइन हो जाए, ठीक है, या डेवलप हो जाए, कुछ हम न्यू टेक्निक डेवलप करना चाह रहे हो, या जो पुरानी हमारी प्रैक्टिस है उसको हम रिफाइन करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हम ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे जो हमारी नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेट होगी, ठीक है, जिसपे एक्चुअली मैंने सर्च करने का हमें भी फायदा हो, और उसके बाद हम उसको अप्लाई करें तो उसका भी बाकी पार्टिसिपेंट्स को या बाकी पॉपुलेशन को फायदा हो। A research problem could be considered significant for nursing profession if it fulfill the following criteria। कुछ क्राइटेरिया अगर इसको फुलफिल करते हैं तो कहते हैं कि वो प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है नर्सिंग प्रोफेशन से। नर्सिंग प्रोफेशन एंड पेशेंट्स, नर्सिस, हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी विल बेनिफिट फ्रॉम दिस स्टडी, ठीक है, हम वो स्टडी कर सकते हैं जिससे ये सारे लोग फायदा उठा सके, देन वो सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग प्रोफेशन है। The result will improve clinical nursing practice में हम ऐसी स्टडी करें जिससे हमारी जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हो जाए। प्रमोट नर्सिंग थ्योरीज डेवलपमेंट और टेस्टिंग, जो हमारी नर्सिंग थ्योरीज हैं या तो उनको डेवलप करें, जो ऑलरेडी डेवलप है उनको हम टेस्ट करें। प्रोवाइड सोल्यूशन ऑफ करंट नर्सिंग प्रैक्टिस नीड्स, हम ऐसी रिसर्च करके ऐसे उनको सोल्यूशन दें जो हमारी प्रैक्टिस को जिनकी रिक्वायरमेंट है सोल्यूशन की, जिससे हमारी प्रैक्टिस बेटर हो सकती हैं। जनरेट इंफॉर्मेशन टू गेट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फॉर नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है, ऐसी स्टडी करें जिससे जो हमारे रिजल्ट्स आए हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके अपने नर्सिंग प्रोफेशन में। तो इस ये क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम कहते हैं जो हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है वो सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग रिसर्च है, नर्सिंग प्रोफेशन है। ओके, तो इतना ठीक है, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम या पीछे से कोई डिस्कस करना हो तो आप लोग बता दो। याद आपने सारा करना है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल आप यहाँ से आप आइडिया ले लो, उसको अपनी वर्डिंग्स में भी आप लिख सकते हो। कुछ चीजें हैं जो आपने एज इट इज लिखनी होती है, लेकिन मोस्टली आप ना सिंपल आइडिया अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो और आप अपनी वर्डिंग में इसको इजीली लिख सकते हो। ही पढ़ना है, ठीक है, स्लाइड से पढ़ लो तो काफी है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मिस हो।
ये बुक में है टॉपिक।